हेलो मित्रों, माई सेल्फ दर्शक गुयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में। अगले लेक्चर में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, मैं पहले बता दूं, हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड नंबर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट नाम का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने स्टीमन, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस एंड पोलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने अभी तक लास्ट लेक्चर की बात करूं तो एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम उसके बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो पोलन बनती है, उसकी जो बनने की जो सारी प्रोसेस है वो भी हमने पढ़ ली है। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसी होती है, उसकी जो इन्फेक्शन मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो किस टाइप का होता है, वो सब हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो हम देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। हमारा 2.2.1 के अंदर पोलन ग्रेन लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की बात कर लूँ तो पोलन ग्रेन हमारी है वो जो मेल मेल गैमेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट्स होता है वो पोलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। इफ यू टच ओपन, मतलब अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की है, वो कैसी दिखती है, किस टाइप की होती है, वो सब बात की है हमारे टॉपिक के अंदर। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain and your finger। अगर आप हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसके फ्लावर्स के अंदर आप उसके एंथर को टच कीजिए, आप उसके एंथर को अगर अपनी उंगलियों की हेल्प से अगर आप उसको टच कीजिए तो आपकी उंगली पर येलोइश पाउडरिश येलोइश कलर का पाउडर आ जाएगा। वो जो येलोइश कलर का जो पाउडर है वो है हमारी पोलन ग्रेन, वो है हमारी पोलन ग्रेन। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप उसका स्ट्रक्चर स्प्रिकल दिस ग्रेन। अब इस जो ग्रेन है उसको हमें यहाँ से स्प्रिक करनी है, लेनी है। दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके साथ एक ड्रॉप वाटर मिलाना है और टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसको हमें ग्लास स्लाइड में ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है। और उसके बाद हमें अंडर माइक्रोस्कोप उसको उसका स्ट्रक्चर है वो हमें उसका स्ट्रक्चर हमें देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। पूरी प्रोसेस इस तरह से होती है। यहाँ पे ये हमारी ग्लास स्लाइड है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी ग्लास स्लाइड है। शायद ये आपकी उंगली पर की एक पोलन ग्रेन है, तो आप यहाँ से इसको स्प्रिक मतलब यहाँ पे आप स्ट्रिक कर दे, मतलब यहाँ पे ये आपकी पोलन ग्रेन आ गई। उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप इसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद इसको कवर स्लिप, जो ग्लास स्लाइड होती है कवर स्लिप, वो इसके ऊपर ढक दीजिए इस तरह से। और उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है स्कैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है जो पोलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की दिखती है हमें। मतलब यहाँ पे लिखा है यू विल रियली अमेज एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज अगर आपने ली है प्लांट की, तो हर कोई स्पीसीज के प्लांट के अंदर, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोलन ग्रेन आपको दिखाई देगी। उसकी डिजाइन, उसका शेप, उसका कलर सब डिफरेंट होगा, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पोलन ग्रेन हर कोई प्लांट के अंदर सेम नहीं होती। मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर सेम ही होता है, लेकिन उसकी जो साइज होती है, उसका जो कलर होता है, उसकी जो डिजाइन होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस टाइप की पोलन ग्रेन है कि उसकी सरफेस रफिस्ट है, उसकी सरफेस रफ है। और बहुत सारी ऐसी होती है कि इसकी सरफेस रफ नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हो पोलन ग्रेन रफ नहीं है कंपैरिजन टू दिस पोलन ग्रेन। तो ये भी बहुत सारी वैरायटी हमें दिखने मिलती है।
उसके बाद हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि पोलन ग्रेन के बारे में हमारी बुक्स के अंदर क्या दिया है। अब अगर मैं बात कर लूँ हमारी बुक्स की, तो पोलन ग्रेन जो होती है उसका अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, अब सीधा हम माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हमें पढ़ना है तो मैं बात कर लूँ कि पोलन ग्रेन है, उसकी जो साइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर मतलब वो जो पोलन ग्रेन का एक सेल है, मैं बता दूं कि ये आपको बता दूं कि एक सेल है पोलन ग्रेन का मतलब ए। तो इसके अंदर ये कैसे बनता है, किस किस टाइप की सेल वॉल आती है, कौन सी सेल वॉल किसकी बनी है, पूरी प्रोसेस हमें देखनी है विथ डिटेल। इससे पहले हम बुक्स की डिजाइन पढ़े, उससे पहले हम शॉर्ट में पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हमारी बुक्स के अंदर जो थियरी लिखी है वो हम देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये हमारी पोलन ग्रेन में से मैंने जैसे बात की वैसे ही कि भाई पोलन ग्रेन होती है वो मेल के जो मेल का जो गैमेट्स है वो रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद उसका कलर येलोइश होता है, पाउडर फॉर्म में होती है। उसके बाद एवरी प्लांट मतलब एवरी प्लांट पोलन ग्रेन आर डिफरेंट, सब प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी साइज, उसका शेप और उसकी डिजाइन। उसके बाद उस पोलन ग्रेन की मैं बात करूं तो नॉर्मली जो पोलन ग्रेन होती है वो राउंड शेप में होती है। जनरली 90% जो पोलन ग्रेन होती है वो राउंड शेप में होती है। 10% ही पोलन ग्रेन होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में उसका जो शेप होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद में इसकी साइज की बात करूं तो ज्यादातर जो पोलन ग्रेन की साइज का जो रेशियो है वो है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। मतलब इसकी जो साइज है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर उसका डायग्राम है, सॉरी उसका डायमीटर है, उसका डायमीटर है। मतलब ये इतनी ही छोटी होती है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। आप जब भी हिबिस्कस का प्लांट आप कहीं पे भी देखो या टेम्पल में या हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर कोई गांव में कोई गार्डन में, तो आप इस फ्लावर का जो एंथर होता है वो टच करना, आपके जो फिंगर है उसके ऊपर कई बार ये जो पोलन ग्रेन होती है वो आ जाती है और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी छोटी होती है, वो कितनी छोटी होती है। ये साइज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका शेप भी हमें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए पोलन ग्रेन का, तो 2 लेयर है पोलन ग्रेन की। जनरली मैं बात कर लूं, जो आउटर लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं, जो आउटर लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर है उसको इंटाइन बोलते हैं। जो आउटर लेयर है उसको एक्साइन और इनर लेयर है उसको इंटाइन बोलते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे एक फिगर दी गई है, ये आपकी पोलन ग्रेन है। तो ये जो बाहर का आउटर लेयर है उसको आपने नाम दिया एक्साइन। उसके बाद ये अंदर एक और लेयर आया है उसको आपने नाम दिया इंटाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में फर्स्ट हमें उस 2 लेयर के बारे में बात करना है। जो सबसे बाहर आया वो एक्साइन, उसके बाद अंदर आया है वो इंटाइन। एक्साइन अब ये जो लेयर है वो किसका बना है, तो जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलिनियन का बना है। मेड यहाँ पे किसका बना है वो रिप्रेजेंट किया कि मेड मतलब ये किससे बना है। तो आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन के बना है। जो आउटर लेयर है हमारा वो किसका बना है, हमें याद रखना है इसका जो मोड ऑफ कंपोनेंट, जो मोड ऑफ कंपोनेंट है स्पोरोपोलिनिन। जो मोड ऑफ कंपोनेंट मतलब आउटर लेयर एक्साइन है हमारा वो स्पोरोपोलिनिन का बना है। उसके बाद इंटाइन जो लेयर है उसको वो बना है सेल्यूलोज और पेक्टिन का, सेल्यूलर और पेक्टिन का। उसके बाद मैं बात कर दूं, अगर ये आउटर लेयर है सबसे बाहर का लेयर है ये वाला, उसके अंदर मैं निकाल देता हूँ पहले सब कुछ। यस, ये जो आप बाहर देख सकते हैं ये आउटर लेयर, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आउटर लेयर है उसके ऊपर ही हमारा मार्क हो। ओके, ये आउटर लेयर है हमारा। उसके बाद ये हमारा इनर लेयर है, ये हमारा इनर लेयर है। तो आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलिन का बना है, स्पोरोपोलिन का बना है। उसके बाद जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है। तो अब जो आउटर लेयर में उसमें एक कई जगह ऐसी होती है, एक जगह है, एक ऐसी जगह है, मतलब 2 या 3 जगह ऐसी होती है, और मिनिमम एक जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन का लेयर नहीं आया होता। मतलब स्पोरोपोलिन आउटर लेयर है लेकिन वहां पे जो स्पोरोपोलिन एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो स्पोरोपोलिन जैसे सेल्यूलोज है, जैसे पेक्टिन है, ऐसे ही स्पोरोपोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस स्पोरोपोलिन की खासियत ये है
कि ये हाई टेम्परेचर में रफ्चर नहीं होता, मतलब टूटता नहीं, डीनेचर नहीं होता, उसको एसिडिक एटमॉस्फेयर में डाला जाए, अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में डाला जाए तो भी ये रप्चर नहीं होता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब ये अंदर से, मतलब आउटर लेयर पूरा जो पोलन का जो मेल गैमेट्स है, जो पोलन के अंदर जो मेल गैमेट्स आया है, जो रिस्पॉन्सिबल है जर्मिनेशन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है आउटर लेयर में जहाँ पे जो स्पोरोपोलेनिन है उसका लेयर नहीं आया, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वो, मतलब इतनी जगह खुली रह गई है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन का जो कंपोजिशन है वो नहीं है। तो वो जो जगह है, वो जो हमारा जो ड्रॉप्स है वो हमारा है जर्म स्पोर, उसको हम बोलते हैं जर्म स्पोर। मतलब वहां से अगर आप देखें कि मैच्योर हो जाता है पोलन सेल, तो यहाँ से जो गैमेट्स बाहर आएंगे, यहाँ से गैमेट्स जनरली बाहर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोपोलेनिन है वो तो हाई टेम्परेचर में भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके अंदर से जो स्पोर आने वाले हैं, जो गैमेट्स आने वाले हैं मेल, वो अगर बाहर आ सकते नहीं है, वो जो गैमेट्स होते हैं वो बाहर आ सकते नहीं है। यहाँ पे लिखा है जर्म स्पोर नॉट प्रेजेंट स्पोरोपोलेनिन लेयर, नॉट प्रेजेंट स्पोरोपोलेनिन लेयर। तो आई होप कि आपको ये जो बाहर का जो पोलन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया है। अब मैं बात करता हूँ, अगर अच्छा एक टॉपिक भी आपकी बुक्स के अंदर लिखा है कि जर्म स्पोर होता है, वहां पे क्यों स्पोरोपोलेनिन नहीं आया? तो मैंने पहले बताया क्यों, क्योंकि वहां से अगर वहां पे स्पोरोपोलेनिन होगा तो वो जो लेयर है वो टूटेगा नहीं, और हमारा जो मेल गैमेट्स है वो बाहर नहीं आ सकेगा, और हमारा जो गैमेट्स है वो बाहर नहीं आ सकता। इसकी वजह से अब ये भी बता दूं कि ये जो मेल गैमेट्स है उसको कब ये जो पोलन सेल है उसमें से बाहर आना है, जब ये जो हमारा सेल है, पोलन सेल है, वो जब स्टिग्मा पे स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, तभी उसको मेल गैमेट्स बाहर निकालने हैं, तभी ये मेल गैमेट्स बाहर आएंगे, तभी ये पूरा जो सारा मेल गैमेट्स है वो बाहर आने वाला है। तभी तक तो ये ऐसे ही पैक ही रहेगी पूरी पोलन सेल एक ही आपको, बट उसके अंदर भी एक मेल गैमेट्स होता है। ये सब यहाँ से जो जर्म स्पोर है वहां से वो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए जो जर्म स्पोर होते हैं वहां पे स्पोरोपोलिन नहीं आया होता, स्पोरोपोलिन का जो लेयर है वो नहीं आया होता। और दूसरी बात मैं कर दूं आपको, दूसरी बात मैं आपको कर दूं कि साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है कि जर्म स्पोर का फंक्शन क्या है, उसके बाद कि जो एग्जाइन जो हमारा लेयर है, आउटर लेयर है, उतना थिक क्यों है, स्पोरोपोलिनिन इतना थिक क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये वो आउटर लेयर है, मतलब ये जो पूरा पोलन है, ये जो पूरी पोलन है आफ्टर एंथर में से रिलीज हो जाएगी। हमने पढ़ लिया है अगले लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया है, मतलब एंथर में से जो पोलन है वो बाहर निकल गई है, जो पोलन है वो बाहर निकल गई, तो बाहर तो फिर तुरंत तो वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होगी, उसको वहां तक जाने के लिए वहां तक जाने के लिए एयर की हेल्प लेनी होगी, पानी की हेल्प लेनी होगी, किसी भी वेक्टर की हेल्प लेनी होगी, वेक्टर की हेल्प से वो वहां पे जाएगा। मतलब पोलिनेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो तब तक है उसके अंदर जो हमारा मेल गैमेट्स जर्म स्पोर है, मेल जर्म स्पोर है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो स्पोरोपोलिन है वो इतना थिक आया होता है और स्ट्रॉन्ग हुआ होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दो बात कर ली। उसके बाद मैं अगली स्लाइड में आपको बात कर देता हूँ कि जब ये सेल हमारा जो पोलन सेल है वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो मैं बता दूं कि अगर मैच्योर पोलन सेल हो गया है, अब आपका जो सेल है वो मैच्योर हो गया है, तो उसके अंदर टू सेल ऑफ फॉर्मेट, उसके अंदर दो सेल है। अगर मैं बात कर ही देता हूँ कि स्पोरोजेनेसिस होगा, उसके बाद ही वो जो पोलन है वो बाहर आ जाएगी, मतलब वो मैच्योर ही होगा। आपको बता दूं वो जो पोलन सेल होगा मैच्योर ही होगा। तो उसके अंदर क्या आया है, तो ये बता दूं कि मैच्योर पोलन सेल है उसके अंदर दो टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक जो हमारा सेल था पोलन सेल, उसके अंदर भी दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है हमारा जेनरेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, दो टाइप के सेल मैच्योर पोलन के अंदर आए होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा आउटर है, उसके बाद ये हमारा आउटर लेयर है, उसके बाद ये हमारा इनर लेयर है। उसके बाद ये जो उसके अंदर जो एक सेल आया है, मतलब ये जो जगह है पूरी जो बचा है वो हमारा वेजिटेटिव सेल है। मतलब वो मैंने यहाँ पे एक सेल होता है वेजिटेटिव, उसके बाद उसके अंदर और एक सेल आया होता है, और एक सेल होता है, वो है हमारा जनरेटिव सेल है, वो हमारा है जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल है वो फ्लोट होता है किसके अंदर, ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है उसका एक साइटोप्लाज्म होगा, उसका लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड है उसके ऊपर जो हमारा जनरेटिव सेल है वो फ्लोट हो रहा होगा, मतलब पूरा तैरता हुआ होगा, पूरा तैरता हुआ रहेगा। और जिसकी हेल्प से जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा, और वो पूरा न्यूट्रिशन जनरेटिव सेल को मिलता रहेगा तब तक जब तक वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक मिलेगा जब तक ये जो जनरेटिव सेल है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर ना हो जाए। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसका वर्क है न्यूट्रिशन देना जनरेटिव सेल का, और जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में बड़ा होता है, उसकी साइज होती है वो बड़ा होती है। मैं यहाँ पे आपको लिखा है वो दिखा दूं। ओके, जनरेटिव सेल आर फ्लोटिंग ऑन वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म। जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर फ्लोट मतलब तैर रहा है। साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इज अ गिव अ न्यूट्रिशन ऑन द जनरेटिव सेल। उसका फंक्शन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फिगर नंबर 2 देखिए, ये हमारा आउटर लेयर, ये हमारा इनर लेयर, और ये हमारा है वेजिटेटिव सेल और उसका साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस भी उसका होगा, वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस। और ये हमारा होता है जनरेटिव सेल, हमारा होता है जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल है उसके बारे में बताऊं, जनरेटिव सेल आर प्रेजेंट डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म इसका अपना होगा, वो डेंस होता है, और उसके अंदर अपना एक जो न्यूक्लियस होता है वो भी होता है। उसका शेप कैसे होता है तो आपका मैं बता दूं, स्प्रिंडल। स्प्रिंडल मतलब पूरा इस टाइप सा जैसे सेल डिवीजन के अंदर पूरी प्रोसेस होती है। आपको नेक्स्ट फिगर के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। स्पिंडल मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइप का पूरा सेल होता है ये, जिसकी हेल्प से आपको आपको ऐसा लगेगा कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो रहे हैं, पूरे जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो रहे हैं। इस टाइप की अगर आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक हो तो उसमें भी देख सकते हो कि जो जनरेटिव सेल है उसका शेप स्पिंडल होता है, और डिवाइड और स्पिंडल होता है। मतलब क्यों होता है, अगर ये जो हमारा जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा और उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको अच्छी तरह से, तो अब ये जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा, वो जनरेटिव सेल है वो अगेन माइटोकली माइटोटिकली डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, और नए दो सेल बनाता है, और नए दो सेल जो मेल गैमेट से, और नए जो दो मेल गैमेट से वो बनाता है। तो यहाँ लिखा है कि आर डिवाइड माइटोटिकली टू मेल गैमेट्स सो ऑल पेरेंट्स है ओके। और दो मेल गैमेट्स बना दिए, मतलब इस एक का दो हो गया, मतलब ये एक और एक दो। तो ये जो पूरा हमारा पोलन है इसके अंदर कितने फंक्शन हो गए, मतलब कितने सेल हो गए, 3 सेल। आपकी बुक के अंदर लिखा है कि जनरेटिव सेल आर माइटोटिकली डिवाइड एंड स्ट्रक्चर आर 3 स्ट्रक्चर आर ऑल स्ट्रक्चर आर 3 सेल। बट ये अब जब भी ए 3 सेल बनता है, बट इज अ पोलन आर नॉट अ 3n बिकॉज इज डिवाइड टू गैमेट सो इट इज अ 2n। मतलब अब आपको मैं बता दूं कि ये पूरे 3 हो जाते हैं, मतलब ये 3 एक साथ नहीं रहते, कई सारे मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, मतलब सम स्पीशीज, आपकी बुक में भी स्पेसिफिक लिखा है कि सम स्पीशीज के अंदर ऐसी 3n रचना हमें दिखने लगती है, और सम स्पीशीज के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 2n है, यहाँ पे 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर ये जो पूरा पोलन सेल है वो 2n, क्योंकि एक होगा हमारा वेजिटेटिव और वो एक होगा हमारा जनरेटिव। और अगर जनरेटिव फर्दर डिवाइड होता है तो बन जाते हैं जनरेटिव के और दो, मतलब दो
जनरेटिव मतलब दो उसके जनरेटिव और एक वेजिटेटिव मतलब पूरा बन जाता है और पूरा हो जाता है 3n और ये 2n पूरी हो जाते हैं 3n। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो हमें जैसा सॉरी 60% एंजियोस्पर्म के अंदर हमें 2n जो 2 सेल स्ट्रक्चर है वो पोलन का दिखता है, पोलन का और जो बचे कुछ है प्लांट है जो सम स्पीसीज है उसके अंदर हमें 3n स्पीसीज दिखता है। लेकिन ये भी लिखा है अगर 3n होने की टाइम आया, अगर 3n होने का टाइम आया तो फर्दर डिवीजन ऑफ पोलन और पोलन डिवाइड हो जाता है, पोलन डिवाइड हो जाता है, पोलन पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा सेल ही डिवाइड मतलब एक पोलन में से 2 पोलन्स ऐसी कुछ जो रचना होती है वो हो जाती है। ओके तो मैंने बताया कि 60% के अंदर 3n जो हमें दिखता है 3n रचना सॉरी सम स्पीसीज के अंदर हमें 3n ऐसी पॉसिबिलिटी दिखते हैं और जो सम स्पीसीज होती है उसके अंदर 2n। फिर से एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपके अपने बुक्स की थियरी पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि एक पोलन सेल है उसके अंदर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव ऐसा है, मतलब ये पूरी रचना हुई और 2n हुई, वो पूरी रचना हुई हमारी कितनी हुई 2n हुई। तो ऐसा 60% में दिखाई देता है। और जो बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारे जो प्लांट है उसके अंदर जो बहुत सारी स्पीसीज है उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड होके 2 सेल में डिवाइड होता है मतलब वो 3n होते हैं। मतलब वो 3n बनने से पहले ये जो 3n होते हैं 3n होते हैं मतलब ये 3n बनने से पहले क्या होता है 3n बन जाता है मतलब तुरंत इसके अंदर से जो गैमेट्स है वो रिलीज हो जाते हैं, जो गैमेट्स है वो यहाँ से रिलीज होता हो जाते हैं। मतलब वो जो 3n जो 3 सेल वाली जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक ये प्रेजेंट नहीं रहेगी, उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए ही ऐसा होता है। तो इसकी वजह से 3n है और ये 2n है। मतलब आपको समझ में आ गया है कि 3n कब बनता है और 2n कब बनता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ और चलिए देखते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर क्या दिया है। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो उसमें मैंने बताया था पहला हमारा जो लेयर था यहाँ पे ए दिया है वो एक्साइन है, दूसरा उसका लेयर है वो इंटाइन है, उसके बाद एक्साइन किसका बना है स्पोरोपोलिनिन का बना है, उसके बाद वो स्पोरोपोलिनिन क्या है वो ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है। ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल क्या है वो हाई टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड में और अल्काइल में डीनेचर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एंजाइम भी है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको बता दूं कि जो पोलन ग्रेन है उसका जो एक्साइन जो एक लेयर है फर्स्ट वाला जो आउटर लेयर है उसमें थोड़ा बहुत कुछ पार्ट होता है, उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है तो उसका पार्ट को हम क्या बोलते हैं जर्म स्पोर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्म स्पोर। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉलिक्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो पूरी जो प्रिवेंट है प्रिजर्व होता है फॉलिक्स की। फॉलिक्स मतलब आपको पता है 11th के अंदर पढ़ गए। फॉलिक्स मतलब जो पोलन है हमारी वो ये आउटर लेयर हमारा जो स्पोरोपोलिनिन है बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से जो पूरा सेल होता है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यस, इसकी वजह से ये हमारा जो ये हमारा जेनरेटिव जो सेल है वो पूरा फॉलिक्स हो जाता है, फॉलिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको कुछ प्रोसेस करनी नहीं है, जो कुछ भी प्रोसेस करने वाला है वो उसका जो प्रिवेंशन करने वाला है वो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन है। तो मतलब फॉलिक्स फॉलिक्स के रूप में मतलब फॉलिक्स के डिपेंड में वो यहाँ पे प्रिजर्व रहता है। तो एक्साइन एग्जिबिट ऑफ फैसिनेटिंग एरिया एरिया ऑफ पैटर्न एंड
डिजाइन। अब मैं आपको बताऊं तो एग्जाइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग एरिया और पैटर्न एंड डिजाइन। अब जो ये हमारा एक्जिनेटर मतलब एग्जाइन जो लेयर है, हमारा आउटर लेयर है, वो हर एक पोलन ग्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होती है और उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। अब ऐसी डिफरेंट डिजाइन और ऐसे डिफरेंट कलर क्यों होते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई जो एग्जाइन है उसके अंदर जो एक बाहर के जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है पूरा डिफरेंट डिजाइन वाला क्यों है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब भी इंसेक्ट है, आपको पोलिनेशन की प्रोसेस में थोड़ा जाना पड़ेगा कि पोलिनेशन जब होता है तब इंसेक्ट इस पोलन को अपने पोलन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। तो जो इंसेक्ट है उस पोलन को देख के अपनी जो अट्रैक्ट होगी, इस पोलन को देख के अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसके कलर है, उसका जो डिजाइन है वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होंगे और इस पोलन को इस फ्लावर तक आएंगे और पोलन उसके ऊपर, उसके जो बॉडी है इंसेक्ट का, उसके ऊपर रह जाएगा, उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर होने के बाद दिस पोलन इज ट्रांसफर टू द इंसेक्ट बॉडी एंड देन insect is a fly in air and after is a go to the other flower of stigma, and these pollen are transferred to this stigma and fertilize the release the two male gametes, and these release the male gametes of the pollen. Then fertilization process is a start। तो ये पूरी बात हुई। उसके बाद मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन किए थे आपको कि जो ये एग्जाइन होता है वो इतना थिक और हार्ड क्यों होता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जम्प स्पोर, जो यहाँ पे जो जम्प स्पोर आया है उसका क्या फंक्शन है। तो अभी मैंने बताया कि जम्प स्पोर है उसका फंक्शन क्या है कि वहां से जो आफ्टर स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन पहुंच गई तो वहां से गैमेट्स बाहर निकलने के लिए जम्प स्पोर है। क्योंकि हमारा जो आउटर लेयर है एग्जाइन, वो तो किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ कोई इजीली बाहर निकल सकता नहीं है। जो गैमेट्स होते हैं वो इजीली बाहर निकल सकते नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, द आइनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज अ कॉल इज अ इंटाइन। जो आइनर वॉल है पोलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं बी, मतलब इंटाइन, जो अंदर की वॉल है। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअसली लेयर मेड ऑफ सेल्यूलेज और पेक्टिन। किसका बना है, सेल्यूलेज और पेक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडिंग बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसकी जो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन surrounded by the plasma membrane where the pollen grains mature in contain two cell। वो दो सेल थे उसके बारे में मैंने बताया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल आर बिगर, वेजिटेटिव सेल बहुत बड़े होते हैं, एज अ abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus। अब मैं बात करता हूँ, the vegetative cell is a bigger, has a abundant food reserves and large irregularly shaped nucleus। मतलब इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो इनरेगुलर होता है, बहुत बड़ा होता है। और वो जो सेल होता है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फूड को रिजर्व करता है, मतलब स्टोर करता है। और वो फूड किसको देते हैं, जनरेटिव सेल को। किसके देते हो, जनरेटिव सेल आर स्मॉल एंड फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मैंने बताया था कि जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर हमारा जो जनरेटिव सेल है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब पूरा तैर रहा है। इट इज अ स्पिंडल शेप विथ अ डेंस साइटोप्लाज्म। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरेटिव सेल की। तो जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है, स्पिंडल जैसे। सेल डिवीजन में जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप विथ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। पोलन ग्रेन आर शेड एज अ टू सेल स्टेज। मैंने बताया टू सेल कौन कौन से, वेजिटेटिव और जनरेटिव। और जो दूसरे बहुत सारे हैं, इट इज अ रिमाइनिंग स्पीसीज, जो बहुत सारी स्पीसीज है मतलब स्पेसिफिक, उसके अंदर जो जनरेटिव सेल होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, जनरेटिव फर्दर डिवाइड हो जाता है और माइटोटिकली वो दूसरे दो मेल गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। मतलब जब तक वो पोलन ग्रेन वहां पे
स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होती तब तक, मतलब वहां पे उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो 3 सेल स्टेज बन जाता है, मतलब 3N बन जाता है। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी जो फिगर है आपकी बुक में भी अच्छी दी है और उससे भी अच्छी मैंने यहाँ पे एक फिगर आपको दी है। आपको पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ गई है शायद। अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो अगर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इनर लेयर है, ये हमारा डिजाइन वाला आउटर लेयर है। ये मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, उसके बाद इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। एक्साइन और एंटाइन हमारी ये पोलन ग्रेन है, छोटी छोटी ये हमारे पोलन ग्रेन है पूरी। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो है पूरा इतना या मैं डिजाइन करता हूँ जो इतना है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं वो मैं बता दूं तो ये होते हैं, इतना सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस है और इसका ये साइटोप्लाज्म है। और ये हमारा जनरेटिव सेल है, ये हमारा जनरेटिव सेल है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, और इसका साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस। उसके बाद ये यहाँ पे जम्प स्पोर है। ये जम्प स्पोर मतलब बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे जो हमारा लेयर लेयर नंबर सॉरी ये हमारा ये मतलब बाहर का जो एक्साइन जो लेयर है, मतलब जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन का लेयर है वहां पे यहाँ पे मतलब स्पोरोपोलेनिन आया नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा है कि अगर जब ये मैच्योर हो जाए, ये स्टिग्मा पे जब ये पोलन ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ से वो गैमेट्स बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मैं बात बता दूं कि कई बार ये जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं उसका शेप भी कैसा है, जैसे 2 न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं इस टाइप का। तो ये डिवाइड हो जाता है, मतलब यहाँ तक जो पूरी प्रोसेस थी ये हमारी थी 2N, मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर ये 2 सेल, एक ही सेल के अंदर और मतलब 2 सेल सिस्टम बन जाती है। और बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये हमारी 3N, मतलब ये हमारी 3N प्रोसेस हो जाती है। मतलब ये हमारा अब वेजिटेटिव सेल और ये हमारे 2 मेल गेमेट्स, मतलब ये हमारा जो जनरेटिव था वो 2 हमारे मेल गेमेट्स। अगर अब ये स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गया है, तो स्टिग्मा है उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया है तो पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब की हेल्प से जो 2 मेल गेमेट से वो आगे आ जाएगी, 2 मेल गेमेट से वो आगे निकल जाएंगे, आगे आ जाएगी, मतलब 2 मेल गेमेट से वो आगे आ जाएगी। तो ये जो 2 मेल गेमेट से आगे हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन सिस्टम, यही चैप्टर के अंदर। तब ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन सिस्टम के अंदर एक मेल गेमेट से वो क्या करता है और जो दूसरा मेल गेमेट से उसका क्या फंक्शन है वो भी आपको अंडरस्टैंड होने में हेल्पफुल होगा, अंडरस्टैंड होने में हेल्पफुल होगा। तो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ये आया है कि जो ये मेल गेमेट्स है वो डिवाइड होते हैं, वो पोलन में होते हैं या फिर स्टिग्मा के आने के बाद डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो दोनों मेल गेमेट्स है वो जो बनते हैं वो पोलन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है। जब तक वो पोलन के अंदर होते हैं तभी वो डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद वो स्टिग्मा पे आते हैं तो एक पोलन में से, एक पोलन सेल में से कितने गेमेट्स निकलेंगे, 2 गेमेट्स निकलेंगे। एक में से कितने गेमेट्स निकलेंगे, 2। और ये जो 2 गेमेट्स है वो यहाँ पे आते हैं, वो जो 2 गेमेट्स है वो यहाँ पे आते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन की होती है। डबल फर्टिलाइजेशन अभी हमें देखना है, तब मैं यहाँ से मैं आपको फिर से करवाऊंगा, बोलूंगा कि जब मैंने अगले लेक्चर में जो गेमेटोफाइट्स, जो मेल गेमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट की पूरी इमेज थी वो दिखाई थी, वो आप याद कीजिए, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको याद रखना है कि कैसे 2 मेल गेमेट्स बनते हैं, कैसे 2N और कैसे 3N स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ पोलन ग्रेन, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत बार पोलन ग्रेन है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है कि अगर आप कोई गार्डन में जाए उसके अंदर बहुत जोर से पवन चल रहा है तो वहां पे क्या होगा, बहुत जोर से पवन चल रहा है उसकी वजह से जो वहाँ वहाँ की जो पोलन है उस फ्लावर की वो सब एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और
आपके नोज की हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी तो आपको छींक आने लगती है। उसके बाद आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्स कब आता है, आपकी बॉडी कब एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है, वो भी आपको मैं बता दूं कि जब फॉरेन पार्टिकल होता है, मतलब आपकी बॉडी के अलावा कोई पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, तो आपकी बॉडी तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी बनती है, इसकी वजह से हमारी जो ब्रोंचाई है वो उसके अंदर, मतलब जो हमारी सांस लेने की जो नली है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। उसके बाद हमारी स्किन है, उसके ऊपर अगर ये पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा टाइम तक रही तो हमारी स्किन रफ्चर हो जाएगी। आप यहाँ पे साइड में जो इमेज दी है उसके अंदर इसके जो मैंने पूरे सिम्टम्स लिखे हैं कि अगर पोलन ग्रेन ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रांसफर हुई तो कौन कौन से एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाते हैं। हमारी आई के ऐसे पूरी जो कलर है, हमारा मुंह पूरा इन्फ्लामेशन, मुंह के ऊपर इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाता है, हमारे जो हेयर है वो गिरने लगते हैं, कोई भी मतलब हर ह्यूमन के अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है पोलन ग्रेन का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये हमने बात की एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ पोलन ग्रेन। 2 मार्क के अंदर एग्जाम के अंदर आपको कुछ बता सकते हैं कि पोलन ग्रेन के एलर्जिक रिस्पॉन्स कौन कौन से है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो जो पोलन ग्रेन है ना उसके अंदर जो हमारा वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल की वजह से उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, रिच न्यूट्रिशन, उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। It has become a fashion and recent year use the pollen tablets as a food supplement। इसकी वजह से अभी बहुत सारे सालों से जो पोलन होता है, पोलन जो पोलन ग्रेन होती है वो की फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होती है, उसकी टैबलेट एक्सेट्रा सब बनता है। इन वेस्टर्न कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारी क्वांटिटी में पोलन की जो प्रोडक्ट है बनती है, उसकी टैबलेट्स बनती है न्यूट्रिशन के लिए, उसके बाद उसकी सिरप भी बनती है। उसके बाद मैं बात कर दूं कि जो रेस के अंदर हॉर्सेस होते हैं, रेस के अंदर जो हॉर्सेस होते हैं मतलब घोड़े होते हैं, वो दौड़ाने के लिए उसको एनर्जी बूस्टर देने के लिए ये जो पोलन प्रोडक्ट होती है वो देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो भी इस पोलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बहुत सारे जिम्नास्टिक होते हैं, जिम के अंदर जो कसरत करते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो भी ये पोलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ये न्यूट्रिशन किसके लिए होता है? मेल और फीमेल गेमेट्स को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव होने के लिए। कब तक? जब तक वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी 2 मार्क के अंदर आ सकता है आपको। उसके बाद मैं बात कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी, मतलब कितने दिन ये जिंदा रहती है पोलन ग्रेन आफ्टर द रिलीज ऑफ एंथर, एंथर में से रिलीज हो गई पोलन ग्रेन, उसके बाद कितने दिन जिंदा रहेगी उसकी बात है। और पोलन बैंक जैसे सीमेन बैंक, स्पर्म बैंक आता है, जेनेटिक बैंक आती है, ऐसे ही पोलन बैंक भी अवेलेबल है जो पोलन को प्रिजर्व करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो viability, when once they are sheared, a pollen grain have to land on a stigma before a loss viability if they have to bring about fertilization। उसको वो जब अपनी वाइबिलिटी घुमाए उससे पहले जो पोलन होती है उसको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाना होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देनी होती है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन होगा कि हाउ डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, अब हम कैसे पता चलेगा कि पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी है? द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमाइन वायबल in highly variable to some extent depend on the prevently temperature and humidity। मतलब जो बहुत सारी पोलन ग्रेन होती है, मतलब डिफरेंट प्लांट की पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। सारे जो सब बहुत सारी पोलन होती है उन सबकी जो वाइबिलिटी होती है वो सेम होती नहीं है। मतलब उसकी जो
पूरी लाइफ साइकिल है वो सेम नहीं होती, मतलब वो कितना दिन जिंदा रहेगी, किसी सारे प्लांट के अंदर 2 दिन, बहुत सारे प्लांट के अंदर 3 दिन, बहुत सारे प्लांट के अंदर थोड़ी मिनटों के लिए, मतलब 10-15 मिनट, 30 मिनट, बहुत सारे प्लांट के अंदर कई महीनों तक भी ये पोलन ग्रेन होती है वो जिंदा रहती है, मतलब लाइव रहती। तो इसकी बात करें तो उसके बाद ये जिंदा कितने दिन रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंडिंग होता है वो भी मैं बता दूं कि अगर ये पोलन ग्रेन हाई टेम्परेचर में है तो इस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसको वो ये भी मतलब एनवायरमेंटल जो सारी कंडीशन होती है वो भी अफेक्टेड इफेक्ट करते हैं उसकी वाइबिलिटी में, मतलब वो कितने दिन जिंदा रहेगी उसके ऊपर उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी इफेक्ट करती है। उसके बाद इन सम केस some crystals such as a rice, wheat and pollen grain lose viability within a 30 minutes of their release. जो केस है मतलब राइस है, व्हीट है, गेहूं मतलब व्हीट मतलब गेहूं, पोलन, इन सब की जो पोलन ग्रेन होती है वो 30 मिनट के लिए जिंदा रहती है। कब से लेकर जब से वो रिलीज होती है, मतलब एंथर में से रिलीज होती है उसके बाद वो 30 मिनट के लिए जिंदा रहती है। दे मेंटेन अ वाइबिलिटी फॉर मंथ। उसके बाद मैं बता दूं कि सम मेंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे फैमिली ऐसी है जैसे कि रोजेसी, उसके बाद लेग्यूमिनेसी, उसके बाद सोलेनेसी, यहाँ पे लिखा है in some member of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain a viability for months, मतलब बहुत सारे months के लिए भी अपनी ये जो ए फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं, ए फैमिली के जो प्लांट होते हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, वो अपना जो पोलन ग्रेन होती है उसकी वाइबिलिटी बहुत महीनों तक होती है। उसके बाद हम बात करें पोलन बैंक की, यू मे हैड storing a semen sperm for many animal including human for artificial insemination, मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम वीर्यदान है, मतलब जो हमारा सीमेन होता है वो आर्टिफिशियल बाहर निकाल के जो ह्यूमन बींग को देना चाहते हैं तो वो दे के उसको स्टोर किया जा सकता है सीमेन बैंक के अंदर। ऐसा तो हमने सुना है बहुत सारे एनिमल का भी सीमेन ऐसे इस तरह से स्टोर किया जा सकता है। ऐसे ही एक प्लांट का जो पोलन है वो मेल गैमेट से, मतलब वन टाइप ऑफ मेल गैमेट से, तो उसको भी स्टोर किया जा सकता है किसमें, इट इज अ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज for years in liquid nitrogen in 1966 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 11960 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री तापमान के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम बहुत सारे प्लांट की जो स्पीसीज होती है उसकी पोलन ग्रेन होती है उसको बहुत सारे साल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे साल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि अगर कोई प्लांट होता है वो जो अ, अपनी जो अर्थ पे अगर वो कम हो जाता है दिखना हमें, तो हमारे पास उसके अगर पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट्स हो गए तो इसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा के नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा होता है, सच अ स्टोर पोलन कैन बी यूज एज अ पोलन बैंक सिमिलरली टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्रामिनेशन। उसके बाद क्रॉप ब्रीडिंग मतलब मैंने बोला ना कि हाइब्रिडाइज करने के लिए अगर ये पोलन है इसको आर्टिफिशियली, कोई प्लांट है उसकी पोलन है उसको आर्टिफिशियली हमें किसी और प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज करवा के, मतलब उसके साथ फर्टिलाइज करवा के नए प्लांट, नए कैरेक्टर वाले प्लांट हमें चाहिए, तो इस सारी प्रोसेस के लिए भी ये जो पोलन बैंक है वो यूजफुल हो सकती है। तो ये सारी बात की गई है पोलन बैंक के अंदर। हम यहाँ पे मैंने 2 फिगर पोलन बैंक की रखी है, आप देख लीजिए एक बार। ओके, ये है किस तरह से पोलन को स्टोर करते हैं, उसके बाद इन टेबलेट फॉर्म में भी पोलन को स्टोर करते हैं जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक हमारा हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो एंथर, और उसके अंदर जो स्टेमेन
माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं पिस्टिल क्या है, प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसके बाद उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कितने टाइप्स के ये सब होता है, उसके अंदर कैसे जो ईग होता है बनता है, मतलब जो ओव्यूल होता है किस तरह से बनता है, वो जो ओव्यूल बनने की पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजिनियम, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। और जो जहाँ पे ये जो ओव्यूल बनता है, मतलब हमारा जो एग बनता है उस जगह को बोलते हैं मेगास्पोरेजियम, उसको बोलते हैं मेगास्पोरेजियम। तो वो सारी डिटेल हमें कल देखनी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। लाइन टू लाइन हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने फ्लावर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात की, उसके अंदर जो सारे पार्ट आते हैं उसकी जो बात की डिटेल के अंदर, अब हम बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।